हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के गति विषयक नियम को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको जड़त्व से संबंधित सारी चीज़ें बता दिया था कि जड़त्व होता क्या है, कौन इसको बताया था, ये चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक ना, क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको संतुलित बल और असंतुलित बल को भी बताया हुआ था। एक मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था जो रिंग लाइट वाला था कि अगर कोई वस्तु संतुलित है, अगर उसको हम लोग ऐसे नीचे की तरफ लटकाए हुए हैं, वैसे हमारी रिंग लाइट थी वैसे कुछ करके, ठीक ना, नीचे की तरफ लटकती है तो उस पर नीचे की तरफ एक बल लगता है जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक ना। और इस बल के कारण से ये वस्तु नीचे की तरफ लटकी हुई है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जब किसी वस्तु पर लगता है तो वो नीचे चली जाती है। लेकिन अगर इसको ऊपर किसी चीज़ से बांध दिया जाता है तो ये हवा में लटकती रहती है। और लटकने के लिए तो आपको पता है कि संतुलित बल अगर किसी वस्तु पर लगता है तो उसकी स्थिति नहीं बदलती है, उसके कुछ प्रभाव होते हैं। तो आकार बदल सकता है, आकृति बदल सकती है, लेकिन स्थिति नहीं बदल सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि इस पर भी संतुलित बल लगता है, तो इस पर क्या है, तो वो चीज़ शायद आपको कमेंट करके बतानी थी क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि अगर वस्तु कोई ऐसे स्वतंत्रतापूर्वक लटक रही है किसी चीज़ से बांधे हुए, तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और इसी के बराबर इस रस्सी में या फिर जो डोरी होती है उसमें तनाव बल लगता है, जिससे ये संतुलन की स्थिति में लटकता रहता है। तो आपका सिंपल सा जो आंसर होगा वो आपका होगा तनाव बल, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम की, जो कि 3 हैं। और ये जो नियम है यह न्यूटन की एक बुक है द प्रिंसिपिया, ठीक ना, एक बुक है द प्रिंसिपिया, उसी में इसका उल्लेख मिलता है। उसी में इसको बताया गया है, न्यूटन ने बताया है कि गति विषयक नियम कैसे डिफाइन होते हैं, किसी वस्तु पर कैसे ये कार्य करते हैं, कैसे ये उस वस्तु का एक मौलिक गुण बन जाता है। इस सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जर्वेशन को समझेंगे जो गैलीलियो और जड़त्व, गैलीलियो ने ही बताया था जड़त्व को लेकर के, ठीक ना। तो गैलीलियो ने जड़त्व को लेकर के जो चीज़ें बताई थी, कुछ बातें मैंने आपको बता दिया था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम, तो उसमें हम लोग फर्स्ट लॉ के अंतर्गत देखते हैं और एक और भी एक्सपेरिमेंट को समझते हैं गैलीलियो का। देखिए, जब भी कोई वस्तु कोई तल होता है, अगर इस तरीके से रहता है तो उसको हम लोग समतल कहते हैं। अगर इस तरीके से प्लेन है, मतलब 180 डिग्री पर है, अपने सरफेस के साथ क्षैतिज है, तो उसको हम लोग समतल कहते हैं। लेकिन अगर यह कुछ इस तरीके से करके हो जाए, इस तरीके से करके हो जाए, तो इसको हम लोग आनत तल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आनत तल। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसको आनत तल कहते हैं तो अगर इस तरीके से है या फिर इस तरीके से, अगर यह आनत तल है, तो गैलीलियो ने एक अपना क्या दिया, एक्सपेरिमेंट जो भी कह लीजिए उसको, दिया ये कि अगर हम कोई एक आनत तल लेते हैं कुछ इस तरीके से, और किसी एक वस्तु को ले लेते हैं जो कि जिसे हम यहाँ पर छोड़ते हैं, और जब हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं और दूसरा जो आनत तल ले लेते हैं कुछ इधर का, और एक वस्तु है जिसको ऊपर की तरफ जाना होता है, एरो का मतलब उस दिशा में जाना है, ऐसा नहीं समझिएगा कि इस गोले का पार्ट है, गोला केवल आपकी एक वस्तु है। तो अगर वस्तु इस आनत तल पर नीचे की तरफ जाती है तो उसका जो वेग रहता है वो बढ़ता जाता है। वेग क्या होता है? बढ़ता हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ऐसे ही बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे जैसे इसको अगर ऊपर जाना होता है तो ये क्या होती है कि इसका वेग घटता रहता है। वेग क्या होता है? घटता है। और यहाँ पर वेग क्या होता है? बढ़ता है। जैसे कि अगर आप किसी वस्तु को ऊपर से छोड़िएगा तो वो क्या होगा कि नीचे जैसे जैसे आता है उसका वेग बढ़ता जाता है। जैसे मतलब अगर मैं इस मार्कर को छोड़ रहा हूँ तो इसका वेग क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जितना जाएगा उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के साथ साथ इसका वेग कम होता जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि मैं मार्कर को फेंका, ऐसे गया, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसका वेग यहाँ पर शून्य होगा, यहाँ पर इसका वेग क्या होगा? शून्य होगा। और फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आकर के ये नीचे गिरना शुरू होगा। और जब नीचे गिरना शुरू होगा तो इस यहाँ पर जो वेग होगा वो क्या रहेगा? बढ़ता हुआ रहेगा। तो यहाँ पर वेग बढ़ता हुआ रहता है, नीचे की तरफ आएगा तब। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वेग क्या होगा? घटता हुआ। सेम बात गैलीलियो ने बताई थी आनत तल पर। अगर आनत तल पर कोई वस्तु ऐसे नीचे की तरफ आ रही है तो उसका वेग बढ़ता हुआ होता है, अगर आनत तल पर ऊपर की ओर जाती है तो वेग घटता है। लेकिन अगर उन्होंने एक ऐसे आनत तल की कल्पना की और ऐसे बताया उस चीज़ को कि क्या होगा, ठीक ना। चलिए मैं पहले उसको ड्रा करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे एक मैंने आनत तल इस तरीके से करके मैं मान लेता हूँ, ठीक ना।
अनतल, और मैं किसी वस्तु को यहाँ से छोड़ता हूँ, अगर मैं किसी वस्तु को यहाँ से छोड़ूंगा तो ये वस्तु क्या करेगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ से सीधे टकराएगी और टकराने के बाद यहाँ तक जाएगी, इधर ऊपर जाएगी, मतलब ऐसे टकराएगी फिर ऊपर जाएगी। तो अब बात ये आती है कि ये वस्तु कहाँ तक जाएगी, ऊपर, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा ऊंचा बना दें, कम ऊंचा बना दें, क्या यहीं तक बना दें, उससे नहीं मैटर करता है, मैटर ये करता है कि ये कहाँ तक जाएगी। तो गैलीलियो ने बताया क्या कि अगर वस्तु यहाँ से ऐसे छोड़ते हैं तो जितनी ऊंचाई से हम लोग छोड़ते हैं, जितनी ऊंचाई से छोड़ते हैं उतनी ही ऊंचाई तक जाती है, ठीक ना। जैसे अगर हमने इसको यहाँ तक छोड़ा, यहाँ से छोड़ा, तो इसकी बराबर ऊंचाई से क्या कर, बराबर ऊंचाई तक ही ये क्या ऊपर जाएगी, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी होगा उसका। अगर इस तरीके से मैं क्या कर दूं, दूसरे एक दूसरा इससे कम झुकाव वाला अनंत तल ले लेता हूं, तो उस पर भी वो सेम ऊंचाई तक जाती है, मतलब जितना ऊंचाई तक। लेकिन एक बात समझ में आपको आई होगी, थोड़ा सा समझिएगा, मैं एक और अनंत तल खींचूंगा फिर आपको बातें समझ में आएंगी। देखो, जैसे कि अगर यहाँ पर ये वस्तु यहाँ से टकराई तो उतना ही ऊंचाई तक जाएगी। अगर इस वाले अनंत तल पर, अब मैं मान लेता हूँ कि ये वाला अनंत तल नहीं है, अगर इसको इस पे जाना होगा तो फिर भी वो उतना ही ऊंचाई तक जाएगी। अगर मैं एक और अनंत तल ले लेता हूँ तो अब ये क्या करेगी, उतनी ही ऊंचाई तक फिर से जाएगी, और जब उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी तो अब बताइए इसके जो दूरी है, यहाँ पर ये जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है ना, दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब इसको वह ऊंचाई प्राप्त करने के लिए इसकी दूरी बढ़ानी होगी, दूरी क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। अब जब दूरी बढ़ानी होगी, जैसे दूरी बढ़ रहा है तो एक ऐसी कल्पना कर दी जाती है कि क्या किया जाए कि इस अनंत तल को बिल्कुल समतल कर दिया जाए, अनंत तल को बिल्कुल समतल कर दिया जाए, अर्थात बिल्कुल सीधा कर दिया जाए। तो अगर वस्तु गिरेगी तो फिर इसको ऊंचाई तक जाना होगा, अगर ऊंचाई तक जाने के लिए इसको लगातार चलना होगा, इसको लगातार क्या करना होगा, चलना होगा। तो ये क्या करती है कि वस्तु तो चलती है, ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ घट जाता है, मतलब इसके साथ एक घटना हो जाती है। घटना ये हो जाती है कि जैसे यह आता है इस समतल पर, तो समतल पर एक और बल लगता है, समतल पर एक और बल लगता है जिसे हम लोग नाम देते हैं घर्षण बल। क्या कहते हैं, घर्षण बल। ये घर्षण बल क्या करता है कि अगर वस्तु इस दिशा में जा रही है तो बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में लगता है। अब बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में लगता है तो अब ये क्या करता है, उसको रोक देता है, उसको क्या करता है, रोक देता है। और जब इसको रोक देता है तो वस्तु क्या हो जाती है, रुक जाती है कुछ दूरी जा करके। तो अगर ये माना जाए कि यहाँ का घर्षण बल शून्य कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो ये वस्तु अब बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि इसको जो इसकी ऊंचाई को टच करना है, इसकी ऊंचाई को प्राप्त करना है, तो ये वस्तु क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। तो ये कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको एक निष्कर्ष समझ में आया होगा। कौन सा निष्कर्ष, मैं बात करता हूँ निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष हमारा ये है कि अगर वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है, वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है, तो ये क्या होगी, वस्तु तो चलती रहेगी। जैसे यहाँ पर कौन सा बाह्य बल लग रहा है, घर्षण बल, यहाँ पे बाह्य बल लग रहा है घर्षण बल। तो अगर घर्षण बल को शून्य कर दिया जाएगा तो ये क्या, वस्तु आगे बढ़ती रहेगी। तो मैं ये मान लूँ कि घर्षण बल अगर शून्य है तो ये वस्तु आगे बढ़ती जाएगी। अगर रोकना होगा तो हम घर्षण बल लगाएंगे। ये घर्षण बल इस पिंड के द्वारा लगता है, इस तल के द्वारा लगता है, ये भी बाह्य बल हुआ। और जब इस तल के द्वारा लगता है तो ये बाह्य बल हुआ। तो कहने का मतलब कि एक निष्कर्ष निकलता है, और इस निष्कर्ष को गैलीलियो ने बस केवल अपना यहीं तक थ्योरी दिया था कि इसको क्या किया जाए कि घर्षण बल को कम कर देंगे तो वस्तु आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन न्यूटन ने क्या किया कि इनके विचारों को आगे बढ़ाया। अब इनके विचारों को आगे बढ़ा करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर कोई वस्तु है, यदि वह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, ठीक। अगर वो विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। अगर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो वस्तु की स्थिति बदलेगी ही नहीं। तो ये उन्होंने अपना थ्योरी दिया, और यही आपका न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक है, गति विषयक। मैं उस नियम को लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए, तो प्रथम नियम में क्या लिखता हूँ मैं कि यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है, यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में ही रहेगी,
और यदि विराम की अवस्था में है, विराम की अवस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल, इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। तो आई होप कि आपको ये जो थ्योरी है, जो मैंने पूरी उस गैलीलियो के जो कथन था, उस कथन का निष्कर्ष जो निचोड़ मिला, न्यूटन ने दिखाया, वो निचोड़ यही मिलता है और आपको यही चीज़ें पढ़नी भी है। क्या पढ़नी है? यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है, गत्यावस्था का मतलब गति की अवस्था में है, इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो आपको केवल न्यूटन के प्रथम नियम में केवल इतना याद रखना है कि यदि कोई वस्तु गत्यावस्था का मतलब यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, और यदि विराम की अवस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो प्रथम नियम है। इसके अलावा इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, और विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में। जैसे एक इस पर एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है कि एक सेब ले लिया जाता है और उसमें एक चाकू को धंसा लिया जाता है, गोप लिया जाता है, ठीक ना। वो क्या करते हैं कि सेब को बिना पकड़े चाकू पर टैप करते हैं, तो क्या करता है, चाकू पर जब आप गति बल लगाते हैं तो वो गति की अवस्था में होता है, और गति की अवस्था में होने के कारण से चाकू नीचे जाता है, और जबकि सेब अपनी विरामावस्था को बनाए रखने के लिए उसी स्थान पर रहता है, जिस कारण से जो सेब में चाकू होता है वो ज़्यादा नीचे तक चला जाता है। इसके अलावा और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप एक ग्लास ले सकते हैं, उस ग्लास पर एक पेपर रखिए, और पेपर मतलब थोड़ा सा ऐसा हार्ड पेपर हो ताकि उसको अगर आप थोड़ा सा पुश करें या धकेलें तो मुड़े नहीं, ठीक ना। उसके ऊपर आप एक सिक्का रखिए, और उस जब पेपर को मारेंगे, अपनी उंगली से इस तरीके से मारेंगे तो क्या होगा कि सिक्का ग्लास के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो चीज़ें, जैसे मैं यहाँ पर मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा अगर बन जाएगा तो बेहतर है, ठीक। ये हमारी कोई ग्लास हो जाती है, और इस ग्लास पर हमें एक पेपर को रखना होता है कुछ इस तरीके से करके, ठीक ना। मैंने पेपर को रख दिया इस ग्लास के ऊपर, और यहाँ पर आपको एक सिक्का रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो पेपर है हार्ड होना चाहिए। जब आप इसको इससे मारेंगे तो सिक्का ग्लास के अंदर गिर जाता है, और जब सिक्का ग्लास के अंदर गिर जाता है तो ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर हमने इस गत्ते को मारा है तो गत्ता गति की अवस्था में आ जाता है, विराम की अवस्था से गति की अवस्था में आ जाता है। लेकिन सिक्का अपने विराम की अवस्था को बनाए रखने के कारण ही अपनी जगह पे बना रहता है, जिस कारण से वो गिलास में अंदर गिर जाता है सिक्का। इसके अलावा अगर बात करेंगे और भी इसके उदाहरण की, तो अगर आप किसी बस में जा रहे हो, सवारी कर रहे हो, तो अगर बस अचानक से गति करना प्रारंभ कर देता है तो होता क्या चीज़ है कि गति करना जब प्रारंभ किया तो बस की अवस्था गति की अवस्था हो गई, उसके साथ आपका जो पैर है वो बस के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब बस के संपर्क में है, और जब बस के संपर्क में है तो वो भी गति की अवस्था में हो गया। लेकिन बस के अचानक चलने से आपका पूरा शरीर गति की अवस्था में नहीं जा पाता है, इसलिए आपको पीछे की तरफ झुकना पड़ता है। इसके अलावा मैं एक इंटरेस्टिंग बात करूँगा। आप कभी क्या सोचे हैं कि जो ड्राइवर होते हैं 4 व्हीलर्स में, क्या उन्हें सीट बेल्ट क्यों पहनने की हिदायत दी जाती है कि आप विदाउट सीट बेल्ट के नहीं चलिए? देखिए यहाँ पर होता क्या चीज़ है, सीट बेल्ट लगाने का मकसद केवल एक ही रहता है। यहाँ पर भी न्यूटन का प्रथम नियम आरोपित होता है। कैसे? अगर ड्राइवर चल रहा है, अचानक उसे कभी भी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर बात करें कि जो ड्राइवर है वो गाड़ी के साथ गति की अवस्था में रहता है, लेकिन अगर जैसे ही क्या करता है, ब्रेक लगाता है, तो जो वाहन है वो विराम की अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसके शरीर को विराम की अवस्था में आने में कुछ समय लगता है। और जब आने में कुछ समय लगता है तो वहाँ पर होता क्या चीज़ है, आने में जब कुछ समय लगता है तो वो क्या कर रहा है, अपनी गति की अवस्था बनाए रखेगा। और जब गति की अवस्था बनाए रखेगा तो जो ड्राइवर का चेहरा है, जो उसका ऊपर का हिस्सा है, वो गाड़ी के अगले भाग से, मतलब जो स्टीयरिंग है, उससे टकराने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ड्राइवर को सीट बेल्ट पहनने के लिए कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर बात करेंगे न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की। तब तक के लिए जय हिंद।